Hello everybody. Now in the previous lecture we studied about recursively enumerable and recursive languages. In this lecture I will tell you about decidability. Now before I proceed, just listen to me carefully for 2 minutes. What is decidability? I would like to revise the definition of algorithm before we proceed for decidability. You know, the algorithm, it is any procedure which computes something, it can be anything, and which satisfies two conditions. Number one, it must be applicable to all instances of the problem, and number two, the answer must come in finite number of steps. देखो, कोई भी प्रोसीजर एल्गोरिथम तब होता है जब जिस प्रॉब्लम के लिए वो प्रोसीजर बना है वो उस प्रॉब्लम की हर इंस्टेंस पे सोल्यूशन दे और सोल्यूशन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में दे. फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉब्लम एंड इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम. जैसे एडिशन एक प्रॉब्लम है, 3 + 5 एक इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम है, राइट? प्राइम नंबर, चेकिंग whether a number is prime or not, this is a problem. और 15 प्राइम नंबर है कि नहीं, this is instance of the problem. Ambiguity of context-free language, this is problem. Given a context-free language to tell whether this is ambiguous or not, this is instance of a problem, right? So problem may have finite or infinite number of instances. In our case, usually a problem will have infinite number of instances. तो ये बात समझ लो, एल्गोरिथम जिस प्रॉब्लम के लिए बना है वो प्रॉब्लम की हर इंस्टेंस पे एप्लीकेबल होना चाहिए, और दूसरी बात आंसर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे आना चाहिए. नाउ कमिंग टू डिसाइडेबिलिटी. डिसाइडेबिलिटी पहले डिसीजन प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन. नाउ व्हाट्स माय कर्सर? Is my cursor? So a problem whose answer is a yes or a no is a decision problem. Very simple. आप ना भी कोई मैथमेटिक्स में जाइए ना कंप्यूटर साइंस में जाइए, कोई भी प्रॉब्लम जिसका आंसर yes या no है, that is a decision problem. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल whether I am wearing a red shirt or not, the answer is yes. So this is a decision problem. Now, so अब आगे हम जो बात करेंगे वो हम एल्गोरिथम फॉर अ डिसीजन प्रॉब्लम की बात करेंगे. जिन डिसीजन प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है दैट बिकम्स डिसाइडेबल, वो डिसीजन प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है. अगेन माइंड यू कि प्रॉब्लम डिसाइडेबल होनी चाहिए, नॉट इन. So sorry for this brief interruption and this network problem था. So we will study algorithm for decision problem. As a decision problem for which you have an algorithm is said to be decidable, right? Algorithm होना चाहिए, again I said, and algorithm must be applicable to all instances of the problem. ट्यूरिंग मशीन और इस पूरे यूनिट में एल्गोरिथम और ट्यूरिंग मशीन इंटरचेंजेबली यूज किया जाएगा. अगर किसी प्रोसीजर के लिए एल्गोरिथम है तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन भी होगा, एंड वाइस वर्सा. ये कुछ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है. नाउ डीएफए इज एन एल्गोरिथम फॉर रेगुलर लैंग्वेज. ईडीए इज अ मेंबरशिप एल्गोरिथम फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि गिवन अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आप उसके लिए पीडीए बना दीजिए, कोई भी स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में बिलोंग करती है कि नहीं ये आपका पीडीए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में बता देगा, और हर स्ट्रिंग के लिए बताएगा. सो देयरफॉर दिस इज एल्गोरिथम. कमिंग टू ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए तो एल्गोरिथम है, लेकिन रिकर्सिवली एनुमरेबल के लिए एल्गोरिथम नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता है रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज में कम से कम एक स्ट्रिंग ऐसी होती है जिस पर ट्यूरिंग मशीन इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी, एंड दिस वायलेट्स द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम. So therefore ट्यूरिंग मशीन is not an algorithm for recursively enumerable languages, but it is an algorithm for recursive language. क्योंकि रिकर्सिव लैंग्वेज में हर स्ट्रिंग पे ट्यूरिंग मशीन सिग्मा स्टार की हर स्ट्रिंग पे ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी और बता देगी कि नॉन कि ये स्ट्रिंग लैंग्वेज में है या कि नहीं है. So this it is written, Turing machine is not a membership algorithm for recursively enumerable languages. Now decidability, as I told you, a decision problem is said to be decidable if there exists an algorithm or a Turing machine in bracket for which for every x halts in a finite number of steps and answers in yes or no. देखो डिसीजन प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम होती है जिसका आंसर yes और no में होता है. तो डिसीजन प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम जो होगा वह एल्गोरिथम का आंसर फाइनल आंसर आना चाहिए yes या no. नाउ अगर प्रॉब्लम डिसाइडेबल है तो ऐसा एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेगा, और अगर प्रॉब्लम डिसाइडेबल नहीं है तो ऐसा एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करेगा.
So if L is a regular language over sigma, then consider this question is X in L. So this is a decidable problem. क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट डीएफए, डीएफए बना लो, इसके लिए डीएफए है, इस रेगुलर लैंग्वेज है तो इसके लिए डीएफए है, डीएफए चला दो। अगर फाइनल स्टेट में रुकता है तो एक्स लैंग्वेज में है, नॉन फाइनल में रुकता है तो एक्स लैंग्वेज में नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। नाउ सम डिसीजन एंड डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स अगेन। गिवन अ context free language G, context free grammar G, whether or not LG is equal to 5 means एक ग्रामर दी हुई है, उस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो 5 है या नहीं है। 5 का मतलब empty language, इसमें कोई स्ट्रिंग ना हो। So this problem is decidable. Why this problem is decidable? Because आप एक एल्गोरिथम ले सकते हैं। The problem is decidable if there exists an algorithm or a Turing machine which takes as input। अब ये प्रॉब्लम, ये इसके लिए जो एल्गोरिथम है ये कैसा होना चाहिए? This must take this context free grammar as input and answer yes the language of this grammar is 5 या no the language of this grammar is not 5। अब इसके लिए एल्गोरिथम कैसे बनेगा? आपको पता है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में अगर कोई स्ट्रिंग है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? कि अगर एस से कोई भी स्ट्रिंग, टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, देन देयर इज अ स्ट्रिंग व्हिच बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज। और अगर एस से कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है तो उसकी लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी। सो देयरफॉर ये एल्गोरिथम नीचे लिखा हुआ है। वी नो दैट गिवन अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर VTPS, वी मेक द सेट ऑफ जनरेटिंग वेरिएबल्स VG। जनरेटिंग वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। जब हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का मिनिमाइजेशन पढ़ा था, इसको रिड्यूस करना पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम ये जनरेटिंग वेरिएबल्स का सेट निकालते हैं। तो अगर एक्स एस स्टार्ट वेरिएबल सेट ऑफ जनरेटिंग वेरिएबल्स में है, then it becomes, then surely it will generate some string, otherwise it will not generate any string, right? Now, so therefore this becomes an algorithm. Just see, this is an algorithm or a Turing machine. In this algorithm, you take this input G, context free grammar, and calculate the set of generating variables VG. S belongs to VG. This implies LG is not equal to 5. S does not belong to the set of generating variables in LG is equal to 5. Similarly, take another problem, context free grammar G. The problem is given a context free grammar G, whether epsilon belongs to LG or not. इसके लिए भी एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस तरह से जनरेटिंग वेरिएबल्स बना सकते हैं वैसे ही सेट ऑफ नलेबल वेरिएबल बना दीजिए। आपको पता है नलेबल वेरिएबल्स का सेट कैसे बनना है। तो किसी भी ग्रामर का कंस्टिट्यूट मेक द सेट ऑफ नलेबल वेरिएबल, और उसके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। तो अगर एस नलेबल है यानी कि एस एप्सिलॉन जनरेट कर सकता है तो श्योरली एप्सिलॉन बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और अगर एस नलेबल नहीं है देन एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। सो देयरफॉर इनपुट दिस इज एन एल्गोरिथम, you enter this context free grammar G, S belongs to set of nullable variables, yes, then this means that epsilon belongs to LG, and if not, then epsilon does not belong to LG. Similarly, given a context free grammar G, whether G is ambiguous or not. Now, this is undecidable problem because you cannot make an algorithm or a Turing machine which will decide whether this ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ग्रामर दी रहती है और आपसे पूछा जाता है कि ये एम्बिगुअस है या नहीं। तो आप कोई ना कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से और दिखा देते हैं कि इस स्ट्रिंग के लिए 2 पार्ट्स ट्रू बन सकता है। देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड इज नॉट एन एल्गोरिथम, राइट? तो ट्रायल एंड एरर से बताना एक बात है, लेकिन एक एल्गोरिथम होना जो कि किसी भी ग्रामर की एम्बिग्यूटी को डिसाइड कर देगा, ये दूसरी बात है। सो देयर इज नो एल्गोरिथम। इस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि देयर इज नो एल्गोरिथम, कहने से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं बना पा रहे हैं एल्गोरिथम देन एल्गोरिथम डज नॉट एग्जिस्ट। यू नीड टू नो व्हाई दिस इज undecidable, but we are not going to discuss this. So but we will surely study a very important problem which is undecidable, that is a halting problem of Turing machine। देखना है कि ये डिसाइडेबल है कि नहीं है, मतलब एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करना चाहिए प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम की जब डिसाइडेबिलिटी चेक करते हैं देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एल्गोरिथम टू डिसाइड दिस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड एरर से डिसाइड करना चाहिए। नाउ फर्स्ट वी सी व्हाट इज halting प्रॉब्लम ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। आपको पता है कि अगर लैंग्वेज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है तो ट्यूरिंग मशीन इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। नाउ सो द क्वेश्चन इज, can we have an algorithm which
just by seeing the definition of the Turing machine can tell whether given a string x this Turing machine will halt or go in an infinite loop. मतलब कोई ट्यूरिंग मशीन किसी गिवन स्ट्रिंग पे इनफाइनाइट लूप में जाएगी या नहीं जाएगी, ये चीज डिसाइड करने का कोई एल्गोरिथम है या नहीं है। देखिए, आप इसको चला के नहीं देख सकते कि भाई एक्स को इनपुट करा दो ट्यूरिंग मशीन में, और अगर इनफाइनाइट लूप में चली गई तो हम कह देंगे यस इट विल गो इन इनफाइनाइट लूप, और अगर नहीं गई तो इट विल नॉट गो इन इनफाइनाइट लूप। बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। व्हाई दिस इज नॉट अ सोल्यूशन? बिकॉज अगर ट्यूरिंग मशीन इनफाइनाइट लूप में जा रही है देन इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू डिसाइड दैट। लेकिन इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि उसके पहले तो आपको पता नहीं चल सकता। एल्गोरिथम का मतलब है कि एक्चुअल मशीन रन ना करे उस स्ट्रिंग पे, हम बस बाय सीइंग द डेफिनेशन हम बता सकें कि ऐसा होगा या कि नहीं होगा। तो ऐसा एल्गोरिथम तलाश करना है, राइट? सो we know if L is a recursively enumerable language, then the Turing machine for L halts in final state for every x belonging to L. For x does not belong, which does not belong to L, M either halts in non-final state or goes in an infinite loop. But if the language is recursively enumerable, then surely there must exist at least one string in sigma star on which the Turing machine goes in an infinite loop. Now the problem is let L be the recursively enumerable language, let M be the Turing machine for L. Now let X is a string in sigma star. Now understand the question. What is the problem? The problem is there an algorithm which decides whether M halts on X? मतलब हम ऐसा एल्गोरिथम जो इनपुट ले ये ट्यूरिंग मशीन M और ये स्ट्रिंग X, और आउटपुट क्या दे? यस M halts on X या no M does not halt on X, राइट? अगर ऐसा एल्गोरिथम है then this problem is decidable. अगर ऐसा एल्गोरिथम नहीं है then this problem is not decidable. This is known as the halting problem for Turing machine. Right? Now, so the algorithm and Turing machine are interchangeably used, right? Now, the algorithm or Turing machine A to solve or decide the halting problem should behave like this. जरा देखो, ये एक एल्गोरिथम है A, इसमें इनपुट हम M डाल रहे हैं ट्यूरिंग मशीन। आपको पता है किसी भी एल्गोरिथम या ट्यूरिंग मशीन में कोई दूसरी ट्यूरिंग मशीन इनपुट कैसे किया जाता है? बाय बाइनरी एनकोडिंग ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, ये आप देख चुके हैं। सो इस एल्गोरिथम ए में, अब देखो ए एल्गोरिथम भी हो सकता है, ए ट्यूरिंग मशीन भी हो सकती है, आप जो भी मानना चाहें मान सकते हैं। सो दिस एल्गोरिथम ए टेक्स एम that is a Turing machine as input and it takes W from sigma star as input. If such an algorithm A exists, then it must answer in the infinite number of steps. Yes, M will halt on W or no, M will not halt on W. ये आंसर हमको फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में मिलना चाहिए। नाउ जैसा मैंने बताया था A cannot simulate M on W। ऐसा नहीं है कि A क्या करे कि M को W पे चला दे, इससे आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट लूप में चली गई तो कैसे पता चलेगा? वो तो फिर इनफाइनाइट टाइम ले लेगा एंड दैट वॉलेट्स द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। So the answer is halting problem is undecidable. Now let us prove that the halting problem is undecidable. तो हम क्या करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं कि halting problem is decidable. Let us assume that halting problem is decidable. That is, there exists an algorithm A which takes as input a Turing machine M and another string W and answers in a finite number of steps. Yes, M will halt on W or no, M will not halt on W. Now my claim is that such an algorithm cannot exist. Why such an algorithm cannot exist? ऐसा होगा, मान लो अगर ऐसा एल्गोरिथम A है तो सोचो क्या होगा। जिस ट्यूरिंग मशीन, जिस लैंग्वेज के लिए M ट्यूरिंग मशीन है वो रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज है, राइट? अब अगर ऐसा एल्गोरिथम A एग्जिस्ट कर रहा है तो इस एल्गोरिथम का आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। दैट इज दिस विल आंसर यस M halt on W। अगर M halt on W होता है तब आप क्या करिए कि या कि सिमुलेट M on, क्योंकि हॉल्ट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, M को W पे चला दीजिए। अब W पे चला देंगे तो या तो नॉन फाइनल स्टेट में रुकेगा तो फाइनल स्टेट में रुकेगा। If M halt in final state, then this means X belongs to L. If M does not halt in final state, then surely X does not belong to L, right? तो पहला केस तो ये हो गया। इसका मतलब कि अगर इसका आंसर यस आ रहा है तब आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि W belongs to, ये हमने X लिख दिया है, ये W आप कर लीजिएगा इसमें नोट्स में, क्योंकि इनपुट आपने W दिया है, यहाँ पे गलती से X लिख दिया है तो इसको देख लेना। तो इसका मतलब कि अगर ये एल्गोरिथम आंसर यस में दे रहा है
तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि W belongs to L है या W belongs to L नहीं है, राइट? नाउ इफ दिस एल्गोरिथम आंसर्स नो, M will not halt on W. तो अगर M W में हॉल्ट नहीं करता है, आप याद करिए कि लैंग्वेज रिकर्सिवली एनुमरेबल है, तो W पे हॉल्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि दिस मशीन इज गोइंग इन इनफाइनाइट लूप. M on W will go in infinite loop. That is no, M will not halt on W. जाहिर सी बात है, अगर W पे हॉल्ट नहीं कर रहा है तो इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है, सो देयरफॉर W does not belong to it. तो आप देखिए, इसका मतलब कि हर सिग्मा स्टार की हर स्ट्रिंग पे इस एल्गोरिथम को यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि M W पे हॉल्ट करेगा या कि नहीं करेगा. अगर हॉल्ट करता है तो आप डिसाइड कर पाते हैं कि W लैंग्वेज में है या नहीं है, और अगर बता देता है कि नहीं हॉल्ट नहीं करेगा तो भी, तो इसका तो आप तय कर लेंगे कि W उसकी M की लैंग्वेज में है या नहीं है. यानी कि सिग्मा स्टार की कोई भी स्ट्रिंग हो, आप इस एल्गोरिथम की सहायता से ये बता सकते हैं कि W बिलोंग्स टू M, द लैंग्वेज ऑफ M और नॉट. याद रखिए, अगर ऐसा एल्गोरिथम नहीं होता तो आप नहीं बता पाते. क्यों? क्योंकि रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज है. रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज में अगर ये इनफाइनाइट लूप में मशीन जा रही है तो आप नहीं बता पाएंगे. लेकिन ऐसा एल्गोरिथम है तो आपने मशीन चलाए बिना ये चीज बता दी. इसका मतलब इन एनी केस दिस, since L is recursively enumerable, therefore X does not belong to L is the only scenario when M goes in infinite loop. इसका मतलब हर केस में for every X belonging to sigma star we can tell whether X belongs to L or X does not belong to L. But this is the definition of recursive language. तो इसका मतलब L recursive language थी, लेकिन हमने माना है कि L recursively enumerable है. तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है. इट इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो every recursively enumerable language would actually become a recursive language. Hence, such an algorithm cannot exist. So, halting problem is not decidable. This is called the fundamental theorem of computer science. अगर कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो कि halting problem को वायलेट करता है, then that will not be called as an algorithm, right? अब जैसे एक छोटी सी हम प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरह से halting प्रॉब्लम को बेसिस मान के बहुत सारे जो प्रॉब्लम को हम अनडिसाइडेबल बता सकते हैं. So that is, for example, a state entry problem. This is undecidable. स्टेट एंट्री प्रॉब्लम क्या है? देखो, हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या थी कि गिवन अ ट्यूरिंग मशीन M एंड अ स्ट्रिंग W, वेदर M विल हॉल्ट ऑन W और नॉट. अब प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो गई है. गिवन अ ट्यूरिंग मशीन M एंड अ स्ट्रिंग W, द क्वेश्चन इज वेदर M विल एंटर अ पर्टिकुलर स्टेट और नॉट. एक स्ट्रिंग M W दी है और एक ट्यूरिंग मशीन M है. क्या ऐसा कोई एल्गोरिथम है जो बता सके कि इस स्ट्रिंग पे ये ट्यूरिंग मशीन इस स्टेट में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? Whether the Turing machine M will ever enter a state Q on the string W or not. देखते हैं ऐसा एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है. Given a Turing machine M, a string W belonging to sigma star and a state Q in the Turing machine M, the question is, can it be decided whether M will ever enter state Q or not? The answer is no. This problem is again undecidable. That is, there is no algorithm which can tell whether a given Turing machine will ever enter a state Q on string W. अगर ऐसा एल्गोरिथम होगा तो देखते हैं क्या होता है. Let, if possible, this problem be decidable. That is, there exists an algorithm A. अब ये एल्गोरिथम क्या होगा? This will take as input, क्या क्या इस एल्गोरिथम में क्या क्या इनपुट जाना चाहिए? एक तो वो ट्यूरिंग मशीन जानी चाहिए इनपुट, दूसरा वो स्ट्रिंग W जाना चाहिए जिसपे हमको ये तय करना है कि ये ट्यूरिंग मशीन किसी स्टेट में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी. तो एक ट्यूरिंग मशीन इनपुट होना चाहिए, दूसरी वो स्ट्रिंग इनपुट होनी चाहिए, और तीसरी वो स्टेट इनपुट होनी चाहिए जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है. और इस एल्गोरिथम का, यानी कि ये ट्यूरिंग मशीन या एल्गोरिथम M1 कह लो या ट्यूरिंग मशीन कह लो, जो कह लो, तो ये ट्यूरिंग मशीन M1 डिफरेंट है इस ट्यूरिंग मशीन M से. ये तो इनपुट ट्यूरिंग मशीन है और ये M1 क्या है? एल्गोरिथम है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. तो इस एल्गोरिथम का आंसर होना चाहिए यस, M will enter Q, या नो, M will not enter Q. The claim is that such an algorithm M1 cannot exist. Consider M. अब surely M will halt whenever delta, अब कोई ये ट्यूरिंग मशीन M halt कैसे करती है? Whenever delta QA is not defined. मान लो delta QA is not defined for some Q1 belonging to Q and A belonging to gamma. अब M को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो. क्या मॉडिफाई कर दो? कि जो जो भी मूव्स डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उन्हीं मूव्स पे ट्यूरिंग मशीन M halt करेगी जो जो डिफाइंड नहीं है. तो आप एक कोई दूसरी स्टेट ले लो कि जिस जिस पे भी
ये मूव डिफाइन नहीं है, उस कॉम्बिनेशन पे इस ट्यूरिंग मशीन को स्टेट क्यू में एंटर करा दो। कर सकते हो, जैसे मान लो डेल्टा Q1 और A डिफाइन नहीं है, तो एक नया मूव ऐड कर दो, डेल्टा Q1A इज इक्वल टू QAR फॉर एवरी Q1A विच इज अनडिफाइंड। तो जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि अनडिफाइंड है, उसको आप इस स्टेट में लेते जाइए इसके हिसाब से, राइट। अब नाउ जैसे ही डेल्टा Q1A कॉम्बिनेशन मिलेगा, M will enter the state Q. Now since M1, ऊपर वाली जो मशीन M1 है, देखो ये जो M1 मशीन है, ये M1 मशीन, इस M1 मशीन की खास बात क्या है? Since M1 can decide if M enters Q on W, therefore M1 can decide if delta Q1A was defined. जैसे ही M मशीन स्टेट Q में पहुंचती है, तो आपका एल्गोरिथम M1 बता देगा कि ये मशीन M स्टेट Q में एंटर कर रही है इस स्ट्रिंग W पे। तो इसका मतलब M1 ये डिसाइड कर सकता है कि डेल्टा Q1A डिफाइंड था या नहीं था, क्योंकि Q में पहुंचने का मतलब है, M Q में एंटर करने का मतलब है कि डेल्टा ऑफ Q1A वाज नॉट डिफाइंड, राइट। तो इसका मतलब ये डिफाइन कर सकता है, ये M1 कैन डिसाइड इफ डेल्टा Q1A वाज डिफाइंड और नॉट। इसका मतलब M1 ये डिसाइड कर सकता है कि M विल हॉल्ट ऑन W और नॉट। लेकिन आपको पता है कि ये तो फिर हॉल्टिंग प्रॉब्लम हो गई, तो ये चीज डिसाइड नहीं की जा सकती है। अब देखो क्यों नहीं डिसाइड की जा सकती, इसको हमने पिक्टोरियली ऐसे लिखा हुआ है कि दिस इज एल्गोरिथम M1 और A, इसमें इनपुट दिया हमने M, W और Q। अगर ये आंसर करता है, ये वाला एल्गोरिथम आंसर करता है यस, M will enter state Q. Yes, M will enter state Q. This means M reach the configuration Q1A. इसका मतलब M halts on W, क्योंकि Q1A इनिशियली तो डिफाइन नहीं था, हमने तो एक्स्ट्रा मूव ऐड किया था। इसका मतलब M halts on W। और अगर ये आंसर करता है नो, M will not enter state Q, इसका मतलब M will not halt on W, therefore the halting problem becomes decidable। इसका मतलब स्टेट एंट्री प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, क्योंकि halting प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल था। Now we have essentially, हमने क्या किया कि we have essentially converted the state entry problem। यहाँ पे ये reduced मैंने थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से लिखा है, reduced is actually a technical word जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन we have essentially reduced the state entry, reduce की जगह आप इसको converted कर देंगे, we have essentially converted the state entry problem to halting problem, since halting problem was undecidable, therefore state entry problem is undecidable, right? So that's all. We will meet for unit number 4, and we will now see what are P and NP classes. Thank you very much.